हेलो, नमस्कार। मैं एस एन वानखेड़े, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। प्रिय बच्चों, आज मैं फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 18 का भारत में उद्योग एवं समाज सेकेंड पार्ट का यूनिट 4 के थर्ड चैप्टर, जिसके पेपर का नाम है तृतीय विश्व के देशों में उद्योगों की स्थिति, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इस पर आज हम आपको बताएंगे। आज उद्योग और औद्योगिक संस्था का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में बहुत बड़े कारखाने या फैक्ट्री का नक्शा उभर आता है, जिसमें बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और तरह तरह के यंत्रों द्वारा अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करते दिखाई देते हैं। परंतु उद्योग के इस विकास में भी पूर्व भी मनुष्य औद्योगिक था। वास्तव में मनुष्य स्वभाव से ही औद्योगिक है। जिस प्रकार मनुष्य को हम एक बौद्धिक प्राणी कहकर परिभाषित करते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने औद्योगिक विकास किया है। उसके औद्योगिक विकास का इतिहास भी उतना ही लंबा है जितना उसका इतिहास। उद्योगवाद के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्राचीनतम उद्योगवाद, मध्यकालीन उद्योगवाद और आधुनिक उद्योगवाद। यह विभाजन काल विकास की दृष्टि से किया गया है। प्राचीन उद्योगवाद के अंतर्गत हम उस काल के उद्योगों की गणना करते हैं जिस काल में मनुष्य न तो साक्षर था और न ही वह पर्याप्त सभ्य ही था। इस काल में कोई व्यवस्थित उद्योग विकसित नहीं हो पाए थे। मानव के मुख्य उद्देश्य केवल भोजन प्राप्त करना और शारीरिक सुरक्षा जुटाना था। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जिन साधनों का इस्तेमाल करता था वे ही औद्योगिक विकास के प्रतीक थे। इस कार्य के लिए मनुष्य साधन के रूप में तीर कमान और फरसे आदि से मिलते जुलते कुछ हथियार जुटाए थे। ये हथियार पत्थर और लकड़ी के हुआ करते थे। ये ही हथियार उस काल के औद्योगिक विकास के प्रतीक है। इसके अतिरिक्त बांस रगड़कर या पत्थरों की आपसी चोट द्वारा आग पैदा कर लेना भी इस युग का औद्योगिक चमत्कार था। एक लंबे काल तक इसी प्रकार की औद्योगिक दशा बनी रही, किंतु हथियारों में क्रमशः सुधार होता रहा। मध्यकालीन उद्योगवाद। मध्यकाल में पर्याप्त उद्योग विकास हुआ। इस काल में मनुष्य के कार्यों में औद्योगिकता के स्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। मनुष्य ने हाथ से चलने वाले विभिन्न यंत्रों का निर्माण कर लिया था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब उसने पशु पक्षी तथा पशु शक्ति को भी साधन के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। औद्योगिकता के अन्य लक्षण जैसे आवश्यकता से अधिक उत्पादन और वस्तुओं को सुरक्षित रखना भी आरंभ हो गया था। मनुष्यों में वस्तुओं का आदान प्रदान और श्रम विभाजन का होना भी प्रारंभ हो गया था, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के कारीगर अलग अलग कार्य करने लगे थे। जैसे लोहार, बढ़ई और जुलाहे आदि अपना अपना कार्य करते थे। इस प्रकार कार्य में विशेषीकरण की परंपरा भी प्रचलित हो गई थी। कारीगरों की कलात्मकता की भावना भी जागृत हो गई थी। पाश्चात्य समाज के इस मध्यकालीन औद्योगिक युग को हम 3 विभिन्न प्रकार की औद्योगिक अवस्थाओं के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन उद्योग के प्रकार की भिन्नता पर आधारित है। ये 3 प्रकार की औद्योगिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम। नंबर 2, शिल्प संघ व्यवस्था, गिल्ड सिस्टम। नंबर 3, घरेलू व्यवस्था, डोमेस्टिक सिस्टम। और
शिल्प संघ व्यवस्था के अंतर्गत शिल्पों से संबंधित विभिन्न औद्योगिक संघों की स्थापना हुई। औद्योगिक विकास के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामाजिक एकता एवं सामंजस्य बनाए रखने में यह व्यवस्था विशेष सहायक भी थी। इस प्रकार इस व्यवस्था की प्रशंसा श्री कोहली ने अपने इन शब्दों में की है। यूरोप के अर्थात उस समय पर महान मंदिर बनाने वालों ने भावना एवं विचार की वह एकता प्राप्त की थी जो वर्तमान विश्व स्पष्ट रूप से खो चुका था, परंतु समय के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 16वीं शताब्दी से इस व्यवस्था की शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली गई। शिल्प संघ व्यवस्था के पतन के दो मुख्य कारण थे। प्रथम कारण आंतरिक कारण और दूसरा कारण बाहरी कारण था। ठीक है, अब देखते हैं प्राचीन भारतीय उद्योग के क्षेत्र में शिल्प संघों का संगठन हो चुका था। वैदिक काल में ही भारतीय उद्योग संघों के पृथक पृथक संघ स्थापित थे। भारतीय शिल्प संघ व्यवस्था पाश्चात्य व्यवस्था से अधिक विकसित एवं उन्नत प्रकार की थी। भारतीय समाज का विभाजन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और किसी हद तक यह विभाजन औद्योगिक व्यवस्था से भी संबंधित था। भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा का मूल आधार भी मनुष्यों का व्यावसायिक अंतर ही था। भारतीय उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों से संबंधित विभिन्न संघों की श्रेणियों की व्यवस्था थी। व्यापारियों के पृथक संघ थे। इस प्रकार के औद्योगिक संघ अपने अपने उद्योग के सब प्रकार के हितों की रक्षा करते थे। कारीगरों के कार्य करने की दशाओं, कार्य के घंटों और वेतन आदि का पूरा ध्यान रखा जाता था। इन संघों के निश्चित नियम हुआ करते थे और नियम भंग करने वालों के लिए दंड की भी व्यवस्था होती थी। ये संघ अपने सदस्यों की आवश्यकता एवं सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए भी कार्य करते थे। किसी भी संघ का सदस्य व्यक्तिगत परेशानियों जैसे दीर्घकालीन बीमारी आदि की स्थिति से संघ में पर्याप्त सहायता लेने का हकदार हुआ करता था। इस प्रकार ये संघ सामाजिक कल्याण की संस्था के रूप में भी कार्य करते थे। स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय औद्योगिक व्यवस्था पर्याप्त विकसित थी। मुगल काल में भारतीय औद्योगिक विकास की अपनी चरम सीमा पर था। इसके बाद क्रमशः उसका पतन होने लगा। इसका मुख्य कारण पाश्चात्य देशों की औद्योगिक क्रांति थी। पाश्चात्य देशों में मुख्य रूप से इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में एकाएक विशेष परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड के बाजारों में औद्योगिक वस्तुओं की मांग प्रायः समाप्त ही हो गई। इंग्लैंड में उद्योगों का मशीनीकरण हो गया। मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा था। साथ ही मशीनों द्वारा तैयार माल अपेक्षाकृत अच्छा एवं सस्ता भी हुआ करता था। इस प्रकार पाश्चात्य देशों में मशीनों द्वारा बने माल और भारतीय माल में होड़ होने लगी। भारत इस होड़ में न जीत सका। भारतीय माल की विदेशी बाजारों में मांग समाप्त हो गई, इसलिए भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा। इसके अतिरिक्त भारत में भी इंग्लैंड में बनी वस्तुएं अधिक प्रचलित हो गई थी। यहाँ भी उन्होंने तैयार वस्तुओं को घटे दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। इन सब कारणों से भारतीय औद्योगिक विकास न केवल रुक ही गया बल्कि ह्रास की दिशा में मुड़ गया। भारतीय कारीगरों को विदेशी उद्योगों में नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा। भारतीय औद्योगिक विकास निरंतर नहीं रहा। प्राचीन काल में यहाँ उद्योग पर्याप्त विकसित था, परंतु फिर इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ की औद्योगिक प्रगति रुक गई। भारतीय उद्योग का विकास भारत की स्थापित सरकार द्वारा हुआ। इन्हीं दिनों भारत में रेल व्यवस्था भी प्रारंभ हुई तथा बिहार और बंगाल में कोयले के खानों से कलकत्ते के कारखानों तक रेल की पटरियां बिछाई गई। यातायात के साधनों के विकास के साथ साथ भारतीय उद्योग ने भी विकास किया। इन्हीं
विदेशी व्यापारियों ने बम्बई और अहमदाबाद में सूरत तथा सूत की मिलें, हुगली तट पर जूट के कारखाने स्थापित किए। कानपुर में ऊन एवं चमड़े के कारखाने लगाए गए। इन कारखानों के मालिक विदेशी हुआ करते थे, परंतु कच्चा माल तथा काम करने वाले मजदूर भारतीय होते थे। लाभ विदेशियों को मिलता था और भारतीयों का शोषण होता रहा। प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को भारतीय उद्योग के विकसित होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसका कारण यह था कि युद्ध के कारण समुद्र का मार्ग रुक गया था और भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजना संभव न था और न ही वहां से तैयार माल भारत आ सकता था। इसलिए अंग्रेज़ों की भारत स्थित सेना को काफ़ी परेशानियां हुई। इसी से प्रभावित होकर प्रथम महायुद्ध के बाद भारत में भी औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई, परंतु मुख्य रूप से औद्योगिक प्रगति दूसरे महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुई। औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादनकर्ता से है। इससे उत्पादन विशाल पैमाने पर होता है। औद्योगिकरण के कारण उत्पादन की दर तथा मात्रा प्रभावित होती है। उत्पादन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। औद्योगिकरण पूंजी के गहन तथा विस्तृत प्रयोग की प्रक्रिया होती है। औद्योगिकरण का संबंध नगरीय समुदायों से होता है। औद्योगिकरण ने समाज को प्रभावित भी किया है। इसके आर्थिक प्रभाव को भी नहीं भुलाया जा सकता। सामाजिक प्रभाव, अब इन पर हम प्रकाश डालते हैं। औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव में ऐसे बहुत से कारण देखे गए हैं, जिसमें नंबर 1 सामाजिक मूल्यों का ह्रास, दूसरा है सामुदायिक भावना का ह्रास, तीसरा सामाजिक नियंत्रण में कमी, चौथा अपराधों में वृद्धि, 5 गंदी बस्तियों का विकास, 6 सामाजिक कुरीतियाँ, 7 व्यापारिक मनोरंजन के साधन, 8 मानसिक रोगों की उत्पत्ति, 9 धर्म के महत्व में कमी और अंत में 10वां है जाति प्रथा के बंधनों में शिथिलता। इसके साथ ही औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव के साथ साथ कुछ आर्थिक प्रभाव का भी परिणाम देखने को मिला। आर्थिक प्रभाव में नंबर 1 पूंजीवाद का विकास, दूसरा श्रम विभाजन और विशेषीकरण, तीसरा कुटीर उद्योग धंधों का पतन और चौथा नवीन वर्ग व्यवस्था का विकास। साथ ही 5वां निर्धनता गरीबी और 6वां है बेरोजगारी और 8वां है दुर्घटनाएं। इसके साथ ही साथ औद्योगिकरण में उत्पन्न समस्याएं भी समय समय पर आती रही है और उन समस्याओं के अध्ययन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। ये पॉइंट्स इस प्रकार है, जैसे नंबर 1 पहला बेकारी, दूसरा औद्योगिक संघर्ष, तीसरा आवास की कमी, चौथा है जनसंख्या की समस्या और 5वां है वैयक्तिक विघटन, 6ठा सामुदायिक विघटन, 7वां श्रमिकों की समस्याएं, ग्रामीण समस्याएं, 9वां कारखाने की समस्याएं, 10वां मजदूर की समस्या, 11वां स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता की समस्या और 12वां है मनोरंजन की समस्या, 13वां है वेश्यावृत्ति की समस्या, 14 नंबर बाल अपराध की समस्या और शेष अंत में 15 पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं। उद्योगों की स्थिति के कुप्रभावों को दूर करने के भी कुछ उपाय बाद में इन उद्योग मालिकों द्वारा तथा सरकारों द्वारा मिलकर किया गया। इन बदलती हुई परिस्थितियों में विभिन्न समस्याओं का जन्म होता है। ये समस्याएं
पारिवारिक जीवन से लेकर व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। उद्योगों को एक ही स्थान पर केंद्रित होने से रोकना चाहिए। दूसरी बात, आर्थिक मंदी को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, कार्य करने की दशाओं में भी सुधार होना चाहिए। चौथी बात, श्रमिकों के हित में कानून निर्मित होने चाहिए जिससे कि उनका और अधिक शोषण न हो सके, और इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण के साधनों का विस्तार भी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को सरकारी संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार तृतीय विश्व के देशों में उद्योगों की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या परिणाम हुए, समस्याएं उन्हें कैसा दूर करने का प्रयास किया गया, और फिर सामाजिक आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से पड़े, समाज में उनका क्या प्रभाव पड़ा, मजदूरों पर, उनके परिवारों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा इत्यादि। ये सारी तृतीय विश्व के देशों में उद्योगों की स्थिति को स्पष्ट वर्णन करता है। थैंक यू।